नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बाबा रामदेव से जब मोदी सरकार में रुपए की गिरती कीमत को लेकर सवाल पूछा गया तो कैसे हा हा ही करने लगे। जवाब देते नहीं बना तो बातों की जलेबी बनाकर आखिरकार कहां पहुंच गए। श्वेता सिंह ने सवाल पूछा तो उनको क्या बोला बाबा रामदेव ने, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि जो चेहरे कभी क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो अर्थव्यवस्था के नाम पर, काले धन के नाम पर, रुपए की गिरती कीमत को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किया करते थे, आज जब ऐसे मुद्दों पर उनसे सवाल किए जाते हैं तो कभी उखड़ जाते हैं। पत्रकार को कहते हैं कि क्या मेरी पूछ उखाड़ लेगा, और कोई एंकर अगर सवाल कर ले उसको वैसे जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन जवाब देते हालत कैसे खराब हो जाती है। बाबा रामदेव का बयान आपको सुनाएंगे जब रुपया 95 पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। बाबा रामदेव ने जो बोला वो इस सवाल उठाता है कि ऐसे लोगों के लिए बीजेपी और पीएम मोदी सर्वोपरि हैं या देश सर्वोपरि है। पहले बात करते हैं और उन लोगों को जवाब देते हैं जो लॉजिक दिया जाता है, चाहे निर्मला सीतारमण ने संसद में बोला हो, चाहे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बोला हो कि हमारी अर्थव्यवस्था की सारे फंडामेंटल सही हैं, सारा सिस्टम सही से काम कर रहा है, रुपए की कीमत गिरने से हमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब ऐसी बातें अगर कोई अर्थशास्त्री करे, देश की वित्त मंत्री करे तो दुर्भाग्य से ज्यादा क्या हो सकता है। पांचवी पास व्यक्ति भी बता सकता है कि रुपया गिरने का नुकसान ही नुकसान है। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि क्या नुकसान है, सीधा आपको समझ में आएगा। डॉलर छोड़िए, आप अफगानिस्तान की करेंसी के मुकाबले भारत के रुपए की हालत देखिए। पीएम मोदी को विश्वगुरु बताया जाता है, कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतने ट्रिलियन हो गई, उतने हो गई, चौथे नंबर पर आ गई, जल्द ही तीसरे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत की करेंसी क्यों गिरती जा रही है। दोहराते दोहराते पीएम मोदी का वो बयान भी पुराना हो गया कि जब जब किसी देश की करेंसी गिरती है तो उसकी साख गिरती है। तो उन बयानों के कोई मायने ज्यादा इस सरकार के लिए नहीं है, लेकिन सीधे शब्दों में आपको समझाते हैं। अफगानिस्तान की जो करेंसी है, अफगानी, अगर फिलहाल की बात करें तो एक अफगानी की कीमत है करीब ₹1.5, ₹1.49। यानी अफगान की करेंसी भी हमसे ऊपर है, 1.5 गुना करीब पहुंच गई है। कई लोग कह सकते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अफगानिस्तान तो एक बहुत ही ज्यादा गरीब देश है, उनकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, तो भारत को क्या नुकसान है। कहां भारत, कहां अफगानिस्तान, कोई तुलना नहीं हो सकती। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो नुकसान आपको बता देते हैं, सीधा सीधा नुकसान नजर आता है। और ये नुकसान किस कार्यकाल में हुआ ये भी आप देख लीजिए। कई लोग कहेंगे कि भैया कांग्रेस ही छोड़कर गई थी तो मोदी जी कितना सुधार करे, तो उनको भी दिखा देते। 5 साल में कहां से कहां पहुंच गई अफगानिस्तान की करेंसी के मुकाबले भारत की करेंसी। फिलहाल देखिए ₹1.5 के करीब है एक अफगानी की कीमत, ₹1.5। लेकिन अगर आप 2022 में देखेंगे, यहां आप देखिए 4 साल पहले 8 जनवरी 2022 में क्या कीमत थी, 70 पैसे थी एक अफगानी की कीमत, 70 पैसे, और अब पहुंच गया है ₹1.49। तो डबल से भी ज्यादा आगे बढ़ गई अफगानिस्तान की करेंसी हमारे रुपए के मुकाबले। यह सब मोदी जी का कमाल नहीं तो आखिरकार किसका कमाल है। अब इसका सीधा नुकसान भी आप देख लीजिए। अफगानिस्तान से अगर आप कुछ सामान मंगाते हैं या अफगानिस्तान हमारे यहां से खरीदता है तो हमारा ही तो नुकसान है, ज्यादा पे करना पड़ेगा पहले के मुकाबले। 4 साल पहले जितना पैसा देना पड़ता था उसे डबल से भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो नुकसान आखिरकार किसका हुआ। अब इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद कहा जाता है संसद में वित्त मंत्री के द्वारा कि देखिए रुपया ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। तो ऐसी बातों को लेकर मजाक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। जब अर्थव्यवस्था के हालात पर बोलना चाहिए तो चूंकि बंगाल में चुनाव है, आजकल बंगाली भी बोलने लगी है वित्त मंत्री। तमिलनाडु से आती हैं लेकिन बंगाली भी बोलने की कोशिश की इस बार के संसद सत्र में, और विपक्षी नेता इसे लेकर भी चटकारे ले रहे हैं। प्रियंका भारती क्या कहती हैं, प्रियंका भारती कहती, आपने खूब सुंदर बांग्ला बोलछेन मैडम। आप इसी तरह अगर लुढ़कते हुए रुपए पर भी कम से कम 22 भाषाओं में बोल पाती तो देश देख पाता आपने और आपकी पार्टी ने देश और हमारे रुपए की क्या हालत कर दी। और इस भाषण में क्या बोला वित्त मंत्री ने, पश्चिम बंगाल सरकार को कोसते हुए बंगाली में जरा सुनिए। बंगाल 3.7 लाख चाय बागानेर श्रमिकेर साथे अन्याय करोचे टीएमसी, अन्याय करोचे टीएमसी।
they have not introduced it. Not only not introduced it, the state level committee, which was supposed to have been formed before 5 years, have not been formed. Zero implementation. 3.79 lakh tea garden workers have been denied a benefit. Distributive justice is concerning them. एकदम गरीबी में रहने वाले चाय बागान या श्रमिकों को आपने जस्टिस दिलाया नहीं है। जब भी पैसा तैयार था, क्यों उसको उपयोग नहीं करा? मैं रिपीट करती हूं इस लाइन को। टीएमसी ने 3.7 लाख चाय बागानेर श्रमिकेर साथे अन्याय करोछे। You didn't introduce it. तो वित्त मंत्री कहती है कि टीएमसी ने बंगाल में 3 लाख से ज्यादा जो चाय बागान के श्रमिक हैं उनके साथ अन्याय किया है। जो केंद्र सरकार की योजना थी उसे लागू नहीं किया। इस तरह के अनेक आरोप लगाए जाते हैं। अब प्रधानमंत्री के अंदाज में बंगाली भाषा में भी बोलने लगी है वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री भी एक आध लाइन ऐसे बोल देते हैं। तो बंगाल चुनाव को देखते हुए संसद में भी आजकल ऐसी भाषणबाजी हो रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के काम पर सवाल उठाने से अलग अपने काम पर वित्त मंत्री ने कैसा परफॉर्म किया है, जब रुपया इतना खराब परफॉर्म कर रहा है और जो लोग रुपए की गिरती कीमत को लेकर और काले धन को लेकर आंदोलन किया करते थे, लाखों की भीड़ जुटाया करते थे, आज एक एंकर ढंग का सवाल कर दे तो हालत खराब हो जाती है। बाबा रामदेव के साथ आज तक के इंटरव्यू में क्या हुआ? बाबा रामदेव श्वेता सिंह को इंटरव्यू दे रहे थे आज तक के मंच पर और रुपए की गिरती कीमत को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है। और क्या पूछती हैं श्वेता सिंह रुपए की गिरती कीमत को लेकर? आर्थिक रूप से आप क्या समझ रहे हैं जब 95 रुपया डॉलर के विरुद्ध रुपया पहुंच गया है, बड़ी कठिन स्थिति हो गई है। तो बाबा रामदेव को जवाब नहीं बना शुरुआत में, तो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ ही करते थोड़ी देर, उसके बाद क्या बोलते हैं? अच्छा अब पता लगा श्वेता जी मुझसे सरकार के खिलाफ बुलवाना चाहती हैं, मतलब एंकर का ही मजाक उड़ाते हैं। जो बाबा रामदेव मनमोहन सरकार में सरकार के विरुद्ध बोलना बहादुरी का काम समझते थे, अपने आप को क्रांतिकारी कहते थे चाहे जेल में डाल दो। आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, वो अलग बात है कि सलवार पहनकर भागना पड़ा था, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलते हुए जनता के कल्याण के लिए आंदोलन करने का भी दावा करते थे। आज जनता के पुरुषार्थ पर ही सवाल उठा दिया। मतलब रुपया अगर गिरा है तो क्या जनता की वजह से गिरा है? बाबा रामदेव कहना क्या चाहते हैं? जवाब बड़ा दिलचस्प है, आप सुनिए। कहते अच्छा अब पता लगा श्वेता जी मुझसे सरकार के खिलाफ बुलवाना चाहती हैं। देखो मैं चाहता हूं कि मेरी करेंसी की इतनी वैल्यू हो कि ट्रंप $100 लेकर आए तो मैं उसको 1 रुपया पकड़ाऊं, तब उसके मुंह पर तमाचा लगेगा। यह मेरी मनोकामना है, मनोभावना है। एक मैं चाहता हूं ऐसा हो कि भारत का जो नागरिक अपना पासपोर्ट लेकर के जाए तो उसको दुनिया के 200 देशों में कहीं वीजा नहीं लेना पड़े। ऐसा होना चाहिए। उसके लिए मेरे हिस्से का पुरुषार्थ मैं कर रहा हूं। तो बाबा रामदेव सरकार पर बोलने की बजाय बताते क्या क्या होना चाहिए, मन की भावनाएं बताने लगते हैं और उसके बाद इस भावना को पूरा करने के लिए अपनी तारीफ करते हैं। और जनता पर क्या बोलते हैं जरा सुनिए। कहते ऐसा होना चाहिए, उसके लिए मेरे हिस्से का पुरुषार्थ मैं कर रहा हूं और जैसा मैं कर रहा हूं वैसी अपेक्षा मैं 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों से भी करता हूं। अरे उतनी नहीं, उसके 10% तो करो। यानी बाबा रामदेव कहना चाहते कि मैं तो 100% कर रहा हूं, लेकिन जनता अगर अपने हिस्से का पुरुषार्थ 10% भी कर दे तो भारत की करेंसी गिरेगी नहीं। मतलब मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है, जनता के पुरुषार्थ में ही कमी रह गई है। बाबा रामदेव ये कहना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं अरे उतनी नहीं, उसके 10% तो करो। यदि सब ऐसा करेंगे तो भारत के पासपोर्ट की, भारत की करेंसी की, भारत के सिटीजन की, भारत के धर्म अध्यात्म पर्वों की, भारत के कैलेंडर की, सबकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी बाबा रामदेव ने जनता पर ही डाल दिया मामला कि भारत की करेंसी को जनता ही बचा सकती है। यही बाबा रामदेव मनमोहन सरकार में कितना पुरुषार्थ किया करते थे। उस पुरुषार्थ का आखिरकार क्या हुआ? जो आंदोलन के रूप में पुरुषार्थ हुआ करता था, अब वो कहां चला गया? सवाल पूछा गया था रुपए की गिरती कीमत को लेकर, मोदी सरकार में रुपए की गिरती कीमत को लेकर, लेकिन सरकार पर सवाल उठाने की बजाय जनता पर ही सवाल उठा दिया, जनता के पुरुषार्थ पर सवाल उठा दिया और बातों की जलेबी बनाते हुए आप ये देखिए राष्ट्रवाद से कैसे जोड़ दिया जाता है। आगे क्या कहते हैं? अब 2026 बना रहे हैं, किस बात का? 1,96,08,71,127 वर्ष पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत हम पिछलग्गे हो गए।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वो अंग्रेजी तिथि के अनुसार कैलेंडर अंग्रेजों का, इतिहास में विदेशी। तो ये जो ग्लानी, गुलामी, कुंठा, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, हर बात में हमने दूसरों के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हम दंडवत प्रणाम केवल भगवान को करते हैं, हम दंडवत प्रणाम मातृभूमि को करते हैं। ये शीश किसी मायावी व्यक्ति के आगे नहीं झुक सकता। ये है हमारा सनातन। यानी सवाल रुपए का था, जवाब सनातन के रूप में सामने आता है। राष्ट्रवाद, मातृभूमि, दंडवत प्रणाम शब्दों की ऐसी जलेबी उतारी बाबा रामदेव ने कि रुपए वाला सवाल पता नहीं कहां गया। मोदी सरकार से जो सवाल करना था उसको राष्ट्रवाद की चाशनी में भिगोकर ऐसा जवाब दिया, एंकर शायद किसी दूसरी दुनिया में चली गई होंगी, उसे याद भी नहीं होगा कि भैया रुपए पर सवाल किया था। तो यह होता है मायावी जवाब। जो बाबा रामदेव ने कहा कि यह शीश किसी मायावी व्यक्ति के आगे नहीं झुक सकता, तो शीश झुकने को लेकर तो सवाल ही नहीं पूछा था। सवाल पूछा था रुपए की गिरती कीमत को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन चूंकि मोदी सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते तो इसीलिए ऐसे जवाब दिए जाते हैं। उसके बाद तालियां बजती है, जनता भी भूल जाती है कि भैया सवाल क्या था। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जो लोग मनमोहन सरकार में रुपए की गिरती कीमत को लेकर, काले धन को लेकर आंदोलन किया करते थे, आज सवाल पूछा जाता है, तो ऐसे जवाबों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।